हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल माइंड टेक्निकल। आज के इस वीडियो में हम लोग ईसीएल द्वारा निकाले गए वैकेंसीज ऑफ माइनिंग सुधार के लिए एक इम्पॉर्टेंट मॉक टेस्ट डिस्कस करने वाला है। ये जो मॉक टेस्ट होगा इसमें एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस होंगे, बट यहाँ पर मैं पार्ट 1 डिस्कस करने वाला हूँ जिसमें आपको सिर्फ 20 क्वेश्चंस ही यहाँ पे आपको मिलेंगे। बाकी के 30 क्वेश्चंस में आने वाले पार्ट्स में उसको बना के अपलोड कर दूंगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग ईसीएल के माइनिंग से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अब स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पार्ट 1 वीडियो है, इसमें हम लोग सिर्फ फर्स्ट 20 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। बाकी के क्वेश्चन हम लोग अदर वीडियोज़ के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हम लोगों ने ईसीएल माइनिंग सुधार 2022 के लिए डेडिकेटेड एक कोर्स लॉन्च कर दिया है हमारे ऐप माइंड टेक्निकल पर, जिसकी स्टोर पे जाकर आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने ईसीएल माइनिंग सुधार परीक्षा 2022 के लिए बैचेस की भी शुरुआत कर दी है, तो आप बैचेस के रूप में भी यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। अगर आप स्टोर से परचेस करना चाहते हैं ईसीएल का ये डेडिकेटेड कोर्स, तो आप यूज करते हैं प्रोमो कोड MT10 एंड इसके उपयोग करने से आपको मिल सकता है लगभग 10% का डिस्काउंट। ये ऑफ़र सिर्फ फर्स्ट 30 स्टूडेंट्स के लिए है, तो प्लीज़ ऑफ़र का लाभ उठाएं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा माइंड टेक्निकल ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो जस्ट गो टू गूगल प्ले स्टोर, सर्च माइंड टेक्निकल एंड डाउनलोड आवर ऐप। इसके अलावा अगर आपने हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे फॉलो नहीं किया है तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर हम लोग माइनिंग से रिलेटेड MCQ डेली। चलिए तो रुख करते हैं आज के पहले सवाल की तरफ। आज का पहला सवाल है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ EIA? EIA का पूरा नाम क्या है? इफ्लुएंट इम्पैक्ट असेसमेंट, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इफेक्टिव इम्पैक्ट असेसमेंट या फिर इक्विपमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट? आपका ऑप्शन यही है, इफ्लुएंट इम्पैक्ट असेसमेंट, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इफेक्टिव इम्पैक्ट असेसमेंट या फिर इक्विपमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो इस सवाल का जो सही उत्तर है वो है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ स्टोइंग? स्टोइंग करने के लिए इसमें कौन कौन से तरीके होते हैं? ऑप्शन है स्टूकिंग एंड स्लाइसिंग, ऑप्शन नंबर B इज स्टोइंग एंड केविंग, ऑप्शन नंबर C इज न्यूमैटिक एंड हाइड्रोलिक, ऑप्शन नंबर D है ऑल ऑफ दिस। तो स्टोइंग की तरीके की बात करी जाए तो इसके कई सारे तरीके हो सकते हैं, बट मेनली यहाँ पे 3 तरीका है। एक होता है मैकेनिकल स्टोइंग, दूसरा होता है न्यूमैटिक स्टोइंग एंड तीसरा होता है हाइड्रोलिक स्टोइंग। तो इस क्वेश्चंस के लिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर C, न्यूमैटिक एंड हाइड्रोलिक स्टोइंग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि व्हाट इज़ द मिनिमम विड्थ ऑफ ओवरबर्डन बेंच इन मैनुअल ओपन कास्ट? मैनुअल ओपन कास्ट माइंस में जो ओवरबर्डन बेंच है उसकी न्यूनतम चौड़ाई क्या हो सकती है? ऑप्शन है उसके हाइट के यानी बेंच के हाइट के 3 गुने से कम नहीं होनी चाहिए, बेंच के हाइट से कम 5 मीटर ज़्यादा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर C में बताया गया है कि बेंच की ऊंचाई से कम नहीं होनी चाहिए, और ऑप्शन नंबर D है नन। तो अगर आप पढ़ते हैं रेगुलेशन नंबर 105, तो रेगुलेशन नंबर 105 में बताया गया है मैनुअल ओपन कास्ट के बारे में, जिसमें बताया गया है कि अगर हम लोग ओवरबर्डन बेंच की बात करते हैं मैनुअल ओपन कास्ट में, तो उस ओवरबर्डन बेंच की मिनिमम चौड़ाई होगी उसके हाइट के बराबर, यानी बेंच की हाइट से चौड़ाई कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा इसके लिए वो होगा ऑप्शन नंबर C। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि मैन होल इज़ गिवन इन? मैन होल कहाँ दिया जाता है? ऑप्शन नंबर A ट्रैवलिंग रोडवे, ऑप्शन नंबर B हॉलेज रोडवे, ऑप्शन नंबर C कन्वेयर रोडवे, ऑप्शन नंबर D ऑल ऑफ दिस। मैन होल ट्रैवलिंग रोडवे में दिया जाता है, हॉलेज रोडवे में दिया जाता है, कन्वेयर रोड में दिया जाता है या फिर ऑल ऑफ दिस, यानी इनमें सभी में दिया जाता है। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B हॉलेज रोडवे, यानी मैन होल सिर्फ हॉलेज रोडवे में ही हम लोग देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि ड्रैग इज गिवन बिहाइंड डिसेंडिंग केजेस, बिहाइंड डिसेंडिंग केज, बिहाइंड डिसेंडिंग टर्ब्स या बिहाइंड डिसेंडिंग टर्ब्स। ठीक है, ऑफ नहीं होगा। तो ड्रैग एक आपको पता है कि एक सेफ्टी डिवाइस हॉलेज में इस्तेमाल होता है, जिसको कई सारे नाम बैकस्टे भी बोलते हैं, ड्रैग भी बोलते हैं। तो ये बैकस्टे को ड्रैग बोलते हैं। तो ये जो ड्रैग है उसको कहाँ दिया जाता है, ये आपसे सवाल में पूछा गया है।
ऑप्शन नंबर ए में बताया गया है कि बिहाइंड असेंडिंग केजेस, यानी ऊपर चढ़ने वाले केज के सबसे पीछे वाले केज में। ऑप्शन नंबर बी है नीचे जाने वाले केज के पीछे। ऑप्शन नंबर सी है ऊपर जाने वाले टब्स के पीछे। एंड ऑप्शन नंबर डी है नीचे जाने वाले टब्स के पीछे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बिहाइंड असेंडिंग टब्स, यानी जो टब ऊपर जा रहा होता है तो उस टब्स के पीछे में हम लोग देते हैं ड्रैग यानी बैक स्टे। तो इसीलिए इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि जैज रेल्स प्रिवेंट्स, जैज रेल इनमें से क्या रोकता है। ऑप्शन नंबर ए में है बैकवर्ड रनवे, ऑप्शन नंबर बी में है फॉरवर्ड रनवे, ऑप्शन नंबर सी में है साइड रनवे, ऑप्शन नंबर डी में है बॉटम रनवे। तो जैज रेल जिसका जिक्र आपको रेगुलेशन नंबर 92 में मिल जाएगा ऑफ कोल माइंस रेगुलेशन 2017, रेगुलेशन नंबर 92 यानी 92 में बताया गया है हॉलेज रोडवे, जहां पर जैज रेल के बारे में बताया गया है कि जैज रेल फॉरवर्ड रनवे को रुकता है। इसीलिए हमारा राइट आंसर होगा इस सवाल के लिए ऑप्शन नंबर बी, फॉरवर्ड रनवे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि ECL हैज़ डैश नंबर ऑफ एरिया, मतलब ECL में टोटल कितने एरिया हैं। ऑप्शन ए 10 एरिया, ऑप्शन बी 12 एरिया, ऑप्शन नंबर सी 14 एरिया एंड ऑप्शन नंबर डी 13 एरिया। तो इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 14 एरिया। ECL के पास 14 ऑपरेटिंग एरियाज हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि ब्लैक डैम इज ऑल्सो कॉल्ड एज। ऑप्शन नंबर ए चोक डैम, ऑप्शन नंबर बी वाइट डैम, ऑप्शन नंबर सी स्ट्राइप एंड यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है ए एंड बी। देखिए यहाँ पे हल्का सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे ए एंड बी ना होके यहाँ पे ए एंड सी है। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ए एंड सी, क्योंकि चौक डैम भी ब्लैक डैम को कहा जाता है और स्टाइथ भी कहा जाता है। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है स्टोन डस्ट बैरियर्स आर यूज्ड इन। स्टोन डस्ट बैरियर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बोर्ड एंड पिलर वर्किंग्स, बोर्ड एंड पिलर वर्किंग्स में, ऑप्शन नंबर बी साफ्ट इनसेट के नज़दीक, ऑप्शन नंबर सी लॉन्ग वॉल वर्किंग्स में, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर है ऑल ऑफ दीज, यानी बोर्ड एंड पिलर वर्किंग्स में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, नियर शाफ्ट इनसेट भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं और लॉन्ग वॉल वर्किंग्स में भी यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर होगा ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि परमिसिबल लिमिट ऑफ CH4 इन रिटर्न एंड इनटेक एयरवे रिस्पेक्टिवली इज, यानी आपसे पूछा गया है कि मीथेन की जो परमिसिबल लिमिट होती है रिटर्न और इनटेक एयरवे में क्रमशः कितनी होगी। रिटर्न हवा रास्ते में भी और इनटेक हवा रास्ते में भी क्रमशः रिस्पेक्टिवली कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन है 1.25%, 0.5%, ऑप्शन नंबर ए के लिए, ऑप्शन नंबर बी के लिए है 1.25%, 0.75%, ऑप्शन नंबर सी है 0.5% एंड 1.25% एंड ऑप्शन नंबर डी में बताया गया है 0.75% एंड 1.25%। देखिए यहाँ बताया गया है रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः का मतलब जो पहले सवाल में पूछा गया उसका जवाब पहले आएगा, जो उसके बाद में उसका जवाब उसके बाद में। तो सबसे पहले देखिए सवाल पूछा गया है रिटर्न, तो आपको इस ऑप्शन में देखना है कि पहला वाला जो वैल्यू होगा वो रिटर्न के लिए होगा और दूसरा वाला वैल्यू होगा इनटेक के लिए। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि रिटर्न में कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 0.75%, और खदान के किसी भी बाकी वर्किंग प्लेसेस में जनरल बॉडी ऑफ एयर में कितना होना चाहिए 1.25%। तो इनटेक भी बाकी वर्किंग प्लेसेस में आता है। तो इस हिसाब से हमारा जो राइट आंसर होगा इस सवाल के लिए वो होगा ऑप्शन नंबर डी 0.75% एंड 1.25%। इसलिए आप देख भी सकते हैं यहाँ पे हमारा ऑप्शन आंसर जो सही आ रहा है वो है ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मैन राइडिंग सिस्टम आर यूज्ड इन। मैन राइडिंग सिस्टम कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, शाफ्ट में, स्टैपल पिट में, इंक्लाइन में या फिर ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर ए में है शाफ्ट, ऑप्शन नंबर बी में है स्टैपल पिट, ऑप्शन नंबर सी में है इंक्लाइन एंड ऑप्शन नंबर डी में है ऑल ऑफ दिस। तो इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी इंक्लाइन, क्योंकि मैन राइडिंग अक्सर आपको हॉरिजॉन्टल रोडवेज या फिर आपको इंक्लाइन में ही देखने को मिलेगा। शाफ्ट में वाइंडिंग इस्तेमाल करते हैं और स्टेपल पिट में तो कोई वाइंडिंग होता ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि कोल भवन इज द हेडक्वार्टर ऑफ। कोल भवन इनमें से किस
ऑर्गेनाइजेशन का एक मुख्यालय इनमें से किस कंपनी का एक मुख्यालय है? ऑप्शन आर, ऑप्शन नंबर ए CIL, ऑप्शन नंबर बी BCCL, ऑप्शन नंबर सी ECL एंड ऑप्शन नंबर डी CCL। तो इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए CIL। कोल इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर होता है कोल भवन और कोयला भवन होता है हेडक्वार्टर ऑफ BCCL। इस हिसाब से हमारा जो राइट आंसर आप होगा देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट एंड लाइटेस्ट गैस रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर रिस्पेक्टिवली शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी आपको सबसे भारी गैस पहले बताना है एंड देन आफ्टर आपको बताना है सबसे हल्की गैस। तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए में है हाइड्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी में है सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी में है नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी में है सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो जैसा कि मैंने बताया कि सवाल आपसे पूछा गया रिस्पेक्टिवली के टर्म्स में, सबसे पहले आपको भारी वाला गैस बताना है, फिर हल्का वाला गैस बताना है। तो सबसे जो हैवीएस्ट गैस हो सकता है वो होता है SO2, माइंस की बात करें हम लोग, माइन ईयर की बात करें तो। और सबसे लाइटेस्ट गैस क्या हो सकता है? सबसे लाइटेस्ट गैस होगा S2, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट आंसर, आप देख भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। फाइंड द पिलर साइज कॉर्नर टू कॉर्नर इफ द विड्थ ऑफ द गैलरी इज 3 मीटर एंड डेप्थ ऑफ सीम फ्रॉम द सरफेस इज 5 मीटर। 5 नहीं, यहाँ पे 500 मीटर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि गैलरी की विड्थ बताई गई है 3 मीटर और डेप्थ बताई गई है सीम की फ्रॉम सरफेस इज 500 मीटर। तो फिर आपको रेगुलेशन नंबर 111 वाला टेबल देखना होगा। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे फर्स्ट वाला जो कॉलम आता है उसके सबसे बॉटम रो पे यहाँ पे आपको मिल जाएगा उसका पिलर साइज, ये होगा 39 मीटर पर वेट। ये सेंटर टू सेंटर है, कॉर्नर टू कॉर्नर नहीं है। कॉर्नर टू कॉर्नर निकालने के लिए उसमें गैलरी विथ माइनस करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से 39 माइनस 3 मीटर इज इक्वल टू 36 मीटर इज अ राइट आंसर। तो आप देख सकते हैं कि हमारा आंसर इस अकॉर्डिंग 36 है, यानी ऑप्शन नंबर डी है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि रिकैपिंग इज नॉट डन फॉर, यानी रिकैपिंग इनमें से किसके लिए नहीं किया जाता है? ऑप्शन आर, ऑप्शन नंबर ए हॉलेज रोप, ऑप्शन नंबर बी वाइंडिंग रोप ऑफ कोपे वाइंडिंग, ऑप्शन नंबर सी वाइंडिंग रोप ऑफ ड्रम वाइंडिंग एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल, यानी सभी। सवाल में पूछा गया था कि रिकैपिंग इनमें से किसके लिए नहीं किया जाता है। तो आपको पता है ऑप्शन नंबर ए हॉलेज रोप। हॉलेज रोप के लिए तो है ही कंपलसरी करना हर 6 महीने में। ऑप्शन नंबर बी है वाइंडिंग रोप ऑफ कोपे वाइंडिंग। जी हाँ, वाइंडिंग रोप कोपे वाइंडिंग का रिकैपिंग करना अलाउड नहीं है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कर भी नहीं सकते, क्योंकि उसमें लेंथ कम से कम 2 मीटर काटना पड़ता है। और कोपे वाइंडिंग चूँकि क्या है कि इसमें कोई ड्रम नहीं होता है, एक सीब होती है, इस पे वाइंडिंग रोप घूमता है, तो इसमें आप रिकैपिंग नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर बात करते हैं ड्रम वाइंडिंग की, वाइंडिंग रोप के बारे में, तो उसका रिकैपिंग भी कंपलसरी है 1 इन 6 मंथ, या फिर एवरी ओवर वाइंडिंग की बात करना पड़ता है। तो इस हिसाब से हमारा इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कोपे वाइंडिंग। तो अब देख सकते हैं हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अर्न लीव विथ वेजेस इज डिस्प्लेड ऑन नोटिस बोर्ड इन द फॉर्म डैश, यानी अर्न लीव के लिए जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको नोटिस बोर्ड पे चिपकाया जाता है किस फॉर्म में? आपसे ये पूछा गया है सवाल में। ऑप्शन आर, ऑप्शन नंबर ए ई फॉर्म, ऑप्शन बी एल फॉर्म, ऑप्शन नंबर सी जी फॉर्म एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल। तो इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी एल फॉर्म। एल फॉर्म में हर वर्ष 20 फरवरी और उससे पहले पिछले साल की सभी वर्कर्स की जो अर्न लीव है उसको डिस्प्ले की जाती है नोटिस बोर्ड में, कि पिछले कैलेंडर ईयर काम करने के बाद उनको कितना कितना अर्न लीव अलॉट हुआ है। इस हिसाब से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी एल फॉर्म। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि रेंज ऑफ डेंजर जोन इन ओपन कास्ट ब्लास्टिंग इज। ओपन कास्ट माइन से ब्लास्टिंग करते हैं तो डेंजर जोन का जो क्षेत्रफल होता है, रेंज जो होता है वो कितना मीटर या कितना किलोमीटर का रेडियस होता है? ऑप्शन आर ए 500 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 600 मीटर,
ऑप्शन नंबर सी 0.5 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन नंबर डी 0.5 किलोमीटर। तो इस सवाल का सही उत्तर है 0.5 किलोमीटर। 0.5 किलोमीटर को 500 मीटर भी हम लोग लिख सकते हैं। इसके बारे में रेगुलेशन नंबर 196 टेकिंग शेल्टर में बताया गया है ऑफ CMR 2017। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हीट वैल्यू ऑफ कोल कैन बी मेजर्ड बाय। कोयला का हीट वैल्यू किसके द्वारा हम लोग मेजर कर सकते हैं? ऑप्शन आर ऑप्शन नंबर ए ब्लास्टोमीटर, ऑप्शन नंबर बी बॉम कैलोरीमीटर, ऑप्शन नंबर सी ओम मीटर एंड ऑप्शन नंबर डी हीट मीटर। तो इस सवाल का सही उत्तर है बॉम कैलोरी मीटर। ये कोयला की हीट वैल्यू निकाल सकता है। आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर भी हमारा ऑप्शन नंबर बी है, जो कि क्या था? बॉम कैलोरीमीटर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि ड्रिफ्ट इज शोन ऑन माइन प्लान बाय विच कलर। माइन प्लान में ड्रिफ्ट को दर्शाया जाता है किस रंग से? ऑप्शन नंबर ए रेड कलर, ऑप्शन नंबर बी ब्लू कलर, ऑप्शन नंबर सी ब्लैक कलर या फिर ऑप्शन नंबर डी बर्न सिएना। तो इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बर्न सिएना। तो बर्न सिएना कलर से ही हम लोग दर्शाते हैं ड्रिफ्ट को माइन प्लान में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि फायर इन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इज क्लास डैश फायर। आपको बताना है कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में अगर आग लगा है तो कौन सा फायर के क्लास में वो एग्जिस्ट करेगा? ऑप्शन नंबर ए क्लास, ऑप्शन नंबर बी क्लास, ऑप्शन नंबर सी क्लास, ऑप्शन नंबर डी क्लास। इसका जवाब मैं नहीं बताने वाला, इसका जवाब आपको खुद देना है। प्लीज़ कमेंट योर आंसर। और ये हुआ आज का वीडियो का एंड। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करें ताकि ऐसे ही माइंड से रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको टाइमली सबसे पहले मिलते रहे। तो आज के लिए बस इतना सही। मिलते हैं एक और ऐसे ही वीडियो में। टिल देन एज ऑलवेज जय हिंद जय भारत।